उस वक्त पे मेरी गर्लफ्रेंड थी जो कि इंडिया में थी। हमको लगा कि शायद उल्टे हिसाब से देखे तो उसके बेसिस पे HSMP करा लूँ। और उसमें क्या हो गया 2017 में आई लॉस्ट माई फादर विच वॉज क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि एक तो रिक्रूटर ने मेरे को ऐसे पूछ लिया हीथ्रो वॉज हीथ्रो। तो सर अब आते हैं असली बात के ऊपर। हाँ, कनाडा कैसे हुई, कहाँ से पिक्चर में आ गया सर? आपके केस में आपने क्या सेक्रीफाइस किया यहाँ पे? और अगर आप कंपेयर करेंगे रेसिज्म के सिनेरियो को तो यूके और कनाडा इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कहाँ आपको ज़्यादा लगता है? यूके में ड्यूअल सिटीजनशिप क्या अलाउड है सर? अच्छा, यहाँ कनाडा में सर कोई 1 2 3 कोई प्रोफेशन आप आइडेंटिफाई कर पाए हो जहाँ जॉब्स ज़्यादा हैं, थोड़ा इजी मिल जाती हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं? वो 6 हफ्ते मेरे सबसे खराब निकले थे। मैंने वो है बच्चों के लिए तो मतलब ज़बरदस्त है। मतलब अगर हेल्थ केयर तो अर्बन प्लानर जो होता है उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई तू 5-10 साल का फोरकास्ट लगा, उसको बोलेगा 25 का लगा, 30 का लगा और 40 का लगा। तो बंदे ने मेरे पापा को बोला कि वी आर वेरी सॉरी व्हाट वी डिड टू योर कंट्री। क्राइटेरिया सर ऐसे सेट आउट करे हैं होम ऑफिस ने ओके, कि वो आप फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। तो यूके से कनाडा आके कैसा लग रहा है? हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या। दोस्तों, आज के जो पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है विशाल भट्ट। विशाल जी की जर्नी जो है, लाइफ स्टोरी जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2003 में पहली बार वो भारत से, इंडिया से चले और यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, जॉब की और यूके के ब्रिटिश सिटीजन बन गए। और कुछ साल पहले वो यूके से कनाडा शिफ्ट हो गए। हमने इस पॉडकास्ट में उनकी इस जर्नी के बारे में बात की है। हमने इस पॉडकास्ट में यूके और कनाडा को थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश की है। दोनों देशों के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात भी की है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। दिस इज विशाल भट्ट ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। सर, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए और रेगुलर हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए। और हमारी पॉडकास्ट सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। कैसी चल रही है सर लाइफ? लाइफ अच्छी है, बट पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपका कंटेंट सच्ची में बहुत अच्छा है एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर द काइंड वर्ड्स। सर, ये जो काइंड वर्ड्स हैं ना हमारे, क्योंकि मेरी जो पॉडकास्ट की जर्नी है अभी स्टार्ट हुई है, मेरी जर्नी पूरी की पूरी, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम ही ये शब्द करते हैं। और जो लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मेरे से डायरेक्ट टच में, अगर वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है हर हफ्ते एक नया कंटेंट बनाने के लिए। और मुझे खुशी है सर कि आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट बनाने का मौका मिला, क्योंकि एक डाइवर्स कंटेंट होने वाला है। अभी तक हमारे पॉडकास्ट के ऊपर लगभग कनाडा से रिलेटेड, वहाँ की इमिग्रेशन और जर्नी से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा रहता। आज का कंटेंट थोड़ा सा हटके रहेगा क्योंकि आप एक ब्रिटिश सिटीजन हो। आपके पास लाल पासपोर्ट है। लाल पुट्ठा है सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े लोगों का सपना होता है और आप अब कनाडा में हो और आपका बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ था। सही बात। तो कुछ बताइए सर अपने बारे में कि आपने सबसे पहले इंडिया कब छोड़ा, किस पर्पज से छोड़ा? सर, इंडिया मैंने छोड़ा था मैं जब 20 साल का था। ओके। और मेरा रीज़न था, 2 चीज़ें थी उसमें। एक तो मुझे बनना था सिविल इंजीनियर, ओह वाह, तो वहाँ पे मैं बन नहीं पाया। ठीक है। मैंने करा था BSc एनवायरमेंटल साइंस करा था मैंने, विद्यानगर से करा था, गुजरात से। नाइस। तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास। एक तो मैं साउथ चला जाऊँ, शिमोगा के पास, वहाँ पे इंजीनियरिंग करूँ जहाँ पे 5 या 4 परसेंटाइल पास रेट था। उस वक्त ऐसा था। या फिर मैं बाहर जाके मास्टर्स परस्यू करूँ एनवायरमेंट में। तो उस ये वक्त कौन से ईयर की बात कर रहे हो सर आप? 2003। नाइस। हाँ, 2003। तो उस वक्त यंग था तो काफ़ी मेरा जज्बा एनवायरनमेंट की तरफ बहुत था, मतलब कि एनवायरनमेंट में कुछ करना चाहिए एट आल लेवल। तो उस वक्त पे एनवायरनमेंट पे मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे को
12 एडमिशन मैंने लगाए थे, 12 में मेरे को मिले थे और 3 जगह से मेरे को रिजेक्शन आया था यूनिवर्सिटी ऑफ यूके में। ओके। जैसे स्टर्लिंग हो गया अप नॉर्थ स्कॉटलैंड से लेके बाथ, ब्रिस्टल, सारी अच्छी यूनिवर्सिटी, बट ब्रुक्स मैंने चूज़ करी थी उस वक्त, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स करके था। और मेरे को ऑक्सफोर्ड से पहले से फैसिनेशन था कि 1000-1100 साल पुराने बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे एंड यूनिवर्सिटी है, तो उस वजह से आई लेफ्ट। एंड दूसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा रीज़न था कि 1 साल का मास्टर्स रहता है। दैट्स राइट। 1 साल का मास्टर्स रहता था। अभी शायद थोड़ा चेंज है, बट 1 साल में मैं ख़त्म करके वापस आ जाना चाहता था, तो दैट्स हाउ आई लेफ्ट इंडिया। क्वाइट इंटरेस्टिंग सर कि उन सालों में 2003 में आपने ये सोचा कि आप स्टडी करके वापस आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना जो इमिग्रेशन का टाइम था ना सर, उसमें लोग परमानेंट के हिसाब से ही छोड़ते थे। 100%। उसके बाद एक दौर आया था सर 2007-8 के बाद का। यस। उसमें आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे 8 से 10, 11, 12, 13, 14 तक भी, जिसमें लोगों को पढ़ के वापस आने का एक, उसमें बहुत सारे रीज़न थे सर। क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो क्या था कि यूके ने 2011-12 के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी बंद कर दिया था। सही बात है। देन इंडिया की डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही थी उस वक्त 2008-10 के बाद। ट्रू। तो लोगों को था कि पढ़ के वापस चले जाएं। एंड देन ऑस्ट्रेलिया वाला भी एक पंगा हुआ था उसमें, रेसिज्म एंड एवरीथिंग, कुछ मर्डर भी हुए थे। तो वो भी एक लफड़ा था। तो पूरे चारों तरफ थोड़ा इमिग्रेशन का थोड़ा डाउन टाइम सा था। और यूके की एजुकेशन क्योंकि हमेशा से अच्छी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा। तो लोगों को था कि पढ़ के अपने देश में वापस आ जाएं। तो आपने वहाँ से पढ़ाई की कौन से सब्जेक्ट में सर? मैंने करा था MSc मास्टर ऑफ साइंस करा था एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ओके। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। ओके, दैट्स नाइस। और उसके बाद आप वापस आ गए फिर इंडिया? नहीं, उसके बाद जैसे कहते हैं कि लाइफ हैपन, तो मैं गया था तो 1 साल के लिए मेरे को अपेंडिक्स हो गया, तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स ड्रॉप करे थे अपेंडिक्स होने के बावजूद, अपेंडिक्स होने के कारण। मेरे को पता नहीं था, काफ़ी वक्त तक तो पता ही नहीं था कि अपेंडिक्स था। तो दर्द बहुत होते जा रहा है। एंड मास्टर्स 1 साल का जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट रहता है। और जब 20 साल का बच्चा जब बाहर जाता है पहली दफ़ा माँ बाप से दूर, छोटी सी चीज़ है अपेंडिक्स, बट अगर आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है और आप जाते हो डॉक्टर को, तो वो सिर्फ आपको पैरासीटामोल दे देता है कि भाई थोड़ा सा दुखावा है, ले लीजिए और हो जाएगा। तो 3 हफ्ते के बाद आई कुड नॉट एक्चुअली मूव। मतलब आप सोचिए कि एक हॉस्टल में रह रहे हो आप, एंड हॉस्टल में आपके पास कोई इतनी जान पहचान नहीं है। तो 1 साल का मैंने करा 2 साल में। तो पहले ही वो मेरा जो प्लान था वो फेल हो गया कि MSc 1 साल करके मैं वापस चला जाऊंगा। तो जब 2 साल रहता है बंदा, तो 1 साल के जो खर्चे होते हैं वो 2 साल को होते हैं। तो 2 साल में जब वो तो यूनिवर्सिटी थी, खैर कोई कॉलेज तो थी नहीं, तो उनका तो फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो वहाँ पे भी, वहाँ से मुझे रियलाइज़ होने लगा कि भाई लाइफ अब शुरू हो गई है, अब रिकवर भी करना है। हाँ। तो बट आई डिड वेल, आई वुड से, क्योंकि व्हेन आई लुक बैक तो उस वक्त पे 7,500 पाउंड की फ़ी थी। MSc के लिए 7,500 पाउंड की पहले साल की फ़ी थी। जब अपेंडिक्स हुआ तो दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू पे द इक्विवेलेंट अमाउंट। तो मैं डीन तक गया। उस वक्त जो डीन थे उनके पास गया, मैंने बोला कि भाई मैं कोई, मतलब आई एम एन मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट और मैं बड़ी आस लेके आया हूँ, मुझे कंप्लीट करना है कोर्स। तो फिर दे सॉर्ट ऑफ हेल्प मी आउट एंड दे सेड कि ओके, जस्ट आपकी एग्जामिनेशन फ़ी आप पे कीजिए, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट्स ड्रॉप करे हैं ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड्स। गॉट इट। तो फिर वो ठीक हो गया। इस सिस्टम को मैं समझ सकता हूँ सर, और इसे 1 साल की मास्टर्स को भी, क्योंकि मैंने खुद पोस्ट ग्रेजुएशन यूनाइटेड किंगडम से की थी, स्कॉटलैंड से पास आउट था मैं। तो आई नो, इवन मेरा जो कोर्स था वो रिसर्च ओरिएंटेड, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का था। तो आई नो कितना प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर 1 साल में। आई गेस 2 साल में भी उतना शायद इंडिया में उस डिग्री में नहीं पढ़ा सकते जितना वो 1 साल के अंदर करवा देते हैं। तो दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, आपको समझ भी सकता हूँ मैं। तो आप फिर सेटल हो गए सर? हाँ, तो वहाँ पे फिर क्या किया मैंने, जैसे मैं बता रहा था कि 2 साल का जो इन्वेस्ट हो गया पैसा, और मैं तो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उस वक्त काफ़ी जिम्मेदारी थी कि अगर मैं वापस भी चला जाऊँ तो रुपीस में तो सालों निकल जाने थे। तो आई थॉट कि 2 साल और कैसे तो रुक के मैं
एक्सपीरियंस ले लूँ और इसको पे ऑफ कर दूँ। बट दिक्कत थी कि स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट कैसे करना है, तो दैट्स हाउ माई डिफरेंट बैटल स्टार्टेड, मतलब दूसरी एक। ओके ओके। तो फिर आपने वर्क परमिट ले लिया होगा? नहीं, उस वक्त तो सर मैंने स्टूडेंट ही लिया था, क्योंकि स्टूडेंट के अलावा कोई चारा नहीं था उस वक्त पे। तो स्टूडेंट मैंने एक्सटेंशन करी थी उस वक्त पे। 2004-05 मैंने वो करा। फिर 2005 में एक स्कीम आई थी उस टाइम पे, HSMP हाईली स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम आई थी। 2008 तक थी। हाँ, 2008 तक वो थी। बट मैं तो यूके था, तो मेरा तो एक्सपीरियंस था नहीं, मैं तो एजुकेशन टू एजुकेशन आया था। बट उस वक्त पे मेरी गर्लफ्रेंड थी जो कि इंडिया में थी। भाभी देख रहे हैं क्या? तो आई हैड, मतलब मैंने उसके साथ बात करी, मेरे पेरेंट्स को भी पता था। तो हमको लगा कि शायद उल्टे हिसाब से देखे तो उसके बेसिस पे HSMP करा लूँ तो विल बी बेटर, क्योंकि वो काम कर रही थी, उसके पास एक्सपीरियंस था, उसने 2 साल का एक्सपीरियंस लगा के रखा था। तो उस हिसाब से वी कन्वर्टेड दैट इनटू HSMP। तो HSMP होने के बाद लाइफ बिकेम अ लॉट मोर ईजियर, क्योंकि मास्टर्स था वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स फेस कर रहे होंगे, यहाँ का एजुकेशन है नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं है, तो जॉब नहीं देते। तो इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। पहले पूछते थे एजुकेशन है, तो एजुकेशन है, पेपर है एज इन वर्क परमिट है, नहीं है, तो टिक बॉक्स करना था दोनों चीज़ें, एजुकेशन प्लस द राइट पेपर वर्क। तो वो जाके हुआ मेरा 2005-2006 में। ओके। तब जाके मुझे आई स्टार्टेड टू गेट इनटू रोल्स, तब मेरा पहला ब्रेक लगा था उस वक्त। ओके। तो इस तरह आप फिर यूके के होके रह गए, हाँ, काइंड ऑफ। yes, वहीं आपने करियर स्टार्ट कर लिया एंड एवरीथिंग। तो कब तक आप यूके में ही रहे? मैं सर 2020 तक रहा। वाओ वाओ, ऑलमोस्ट 2 decades, राइट? 17 साल। 17 साल। दैट्स अ लॉन्ग एंड घर ही था सर वो, इंटरेस्टिंग जर्नी। अभी भी घर ही है वो। ओके ओके। तो सर अब आते हैं असली बात के ऊपर। हाँ, कनाडा कैसे, कहाँ से पिक्चर में आ गया सर? कोई माने या ना माने, एक ही रीज़न है इसके लिए। यहाँ पे पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स का ऑप्शन बहुत अच्छे से खुला है, टचवुड अब तक। ओके। यूके में ब्रिटिश नेशनल होने के बावजूद वो पॉसिबल नहीं है। क्राइटेरिया सर ऐसे सेट आउट करे हैं होम ऑफिस ने, ओके, कि वो आप फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। जैसे एज एन एग्जांपल, जैसे कि यू हैव टू प्रूव, जैसे आपको प्रूव करना पड़ता है कि इंडिया में वो सहूलत नहीं है जहाँ पे आपके माता पिता रह रहे हैं, जैसे कि मेडिकल नहीं है, वो खुद अपना डे टू डे सोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो देन यू हैव टू प्रूव इन क्वाइट अ क्रूड टर्म, आई वुड से कि इफ दे आर इन अ वेजिटेबल स्टेट देन यू हैव टू प्रूव दैट एंड देन दे विल अलाउ यू। मतलब मुश्किल है वो क्राइटेरिया। नॉट ऑन द सेंटिमेंट्स, ओनली ऑन द फिजिकल थिंग्स, लाइक उनको कुछ डिफिकल्टीज हो रही हैं, देन ओनली दे विल अलाउ यू। हाँ, तो लोग फेक करते होंगे उसमें? नहीं सर, वो पॉसिबल ही नहीं है फुलफिल करना। जैसे आपको एक वन ऑफ द क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अब आप इंडिया में आप देख लो कि मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्रूव कर सको कि मेडिकल फैसिलिटी है। तो ये तो सिर्फ मैंने 2-3 क्राइटेरिया बताए, ऐसे काफ़ी हैं सर। तो ये चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड काफ़ी अरसे से थी। ओके। और डिस्पाइट बीइंग वेरी वेल सेटल्ड, टचवुड, आई वाज कॉन्टम्पलेटिंग दिस। और उसमें क्या हो गया, 2017 में आई लॉस्ट माई फादर, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, विच वॉज क्वाइट शॉकिंग। क्योंकि थोड़ा मैं डाइवर्ट करूँगा, मेरे पापा बहुत ही, मतलब ही वॉज फिट एज अ फिडल। मतलब वो हम लोग 2008 से वो यूके आते थे, 2008-9 से, तो हम लोग हाइक पे जाते थे तो ही वुड बीट मी, वॉकिंग पे जाए तो ही वुड बीट मी, 1 घंटा ही वुड स्विम। तो एकदम से हो गया था, उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो इट वॉज एन आई ओपनर। मतलब लाइफ में थिंग्स एज मच एज यू कैन प्लान, आप कितना भी प्लान कर लीजिए, बट तो इट बिकेम अ कैटालिस्ट, दैट इवेंट बिकेम अ कैटालिस्ट कि अभी कैसे तो करके मम्मी को लेके आऊँ। हाँ, तो डेफिनेटली या और मैं तो एक ही था, नो डाउट। वहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हमारा कल्चर अलग है, मतलब सब इकट्ठा थे, मम्मा के साथ सारे थे, फैमिली थी, बट जिम्मेदारी तो अपनी है ना, राइट। तो दैट वाज मेन रीज़न व्हाई आई वेंट। एंड दूसरा था रीज़न कि मैं एयरपोर्ट पे था, आई वाज एट हीथ्रो फॉर, मतलब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, यू
इट वाज योर वर्क लोकेशन? यस यस। तो कोविड ने क्या करा था ना कि एविएशन इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी जी, उसको एनाइलेट कर दिया, मतलब पूरा ही, मतलब देसी भाषा में बोलते हैं कंडम कर दिया हाँ आपको। पूरा, मतलब एकदम से, मतलब जैसे 1000 फ्लाइट आती थी जी। दिन के, हम्म 4 आ गए कोविड के बाद। वाओ। और वो भी कार्गो की सर, या कार्गो की, वो भी सिर्फ मेडिसिन की। तो वो मेरा एक था कि यहाँ पे तो मुश्किल है अब। वो खैर दूसरी चीज़ है कि मेरे डायरेक्टर ने बिठा के मेरे को समझाया था कि तू बहुत अच्छा काम करता है, तू रह जा, यू नो यूल प्रोग्रेस, यूल सर्वाइव दिस। बट मेरा मन हो गया था कि अभी इसको ना, क्योंकि वो दूसरा फैक्टर साथ चल रहा था ना, मदर। हाँ वो बहुत ज़्यादा था। और मेरे पापा ना हमेशा मेरे को सिखाया था कि जब वर्स्ट होता है ना, वर्स्ट, तो उसमें आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि हाउ डू टर्न द कॉर्नर। तो वो था कि उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैंने देखा। तो उस हिसाब से आई केम टू कनाडा। और कनाडा का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मेरा मिटिगेशन प्लान था ही पहले से कि मैंने पीआर लेके रखा था 2018 में। ओके। तो सॉफ्ट लैंडिंग भी मैंने कर ली थी 19 में। दैट्स नाइस। तो अगर आप इंडिया में प्रेजेंट हो, वहाँ से जब पीआर अप्लाई करते हो कनाडा का, हाँ, और जब एक आप ब्रिटिश सिटीजन हो, हाँ, तब आप यहाँ अप्लाई करते हो, तो कुछ डिफरेंस है नहीं या नहीं इजी? सर, कुछ नहीं कोई कोई एक्स्ट्रा पॉइंट समथिंग? नहीं, कुछ नहीं है सर। सेम प्रोसेस फॉलो होता है? सेम प्रोसेस है, ये थोड़ी मिथ है एक्चुअली। मुझे भी ऐसा था कि शायद कुछ डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि भी बोलते हैं ना कि कनाडा के ऊपर तो अभी ब्रिटेन का हाथ है, आई मीन इंग्लैंड का हाथ है। नहीं, कॉमनवेल्थ है, यस, बट कोई मायने नहीं रखता सर। ब्रिटिश पासपोर्ट का एक ही, जैसे कैनेडियन पासपोर्ट किसी ने ले लिया, तो उसका मेरे हिसाब से एक ही है कि यू कैन ट्रैवल अ लॉट ऑफ प्लेसेस। दैट्स राइट। और यस, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली, जैसे 6 महीना आपने स्टेट्स जाके रह लिया, कोई आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। थोड़ी फॉर्मेलिटी एयरपोर्ट्स पे थोड़ी अच्छी रहेगी आपके साथ। ओके ओके, दैट्स गुड। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं सर। हाँ टॉपिक प्लीज। देखो, आपने सर इमिग्रेशन किया। हाँ। यूके, पहले इंडिया से यूके किया, वहाँ के सिटीजन बने, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस आपने वहाँ का लिया। देन यू डिड ए यू टर्न, आपने एक और कंट्री का इमिग्रेशन किया, कनाडा का किया। तो यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट टर्म ऑफ इमिग्रेशन या माइग्रेशन आप बोल सकते हो। आपको क्या लगता है कि किसी भी कंट्री का जब कोई माइग्रेशन या इमिग्रेशन करता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी खुद की हिस्ट्री। आप जैसे कहते हैं ना कि बैक ऑफ द हैंड रखिए। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, थोड़ा पीछे जाते हैं। मैं यूके आया था तो एज अ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हज़ारों मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जैसे रह रहे हैं शेयर्ड प्रॉपर्टीज़ में, तो मैंने भी काफ़ी घर बदले थे, तो सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पे रहे, कौन से दिन पे रहे, कितना वक्त गुजारा। क्योंकि जब आपके पेपर वर्क करने को वक्त आता है ना, जैसे आप पीआर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए गए या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके में आपको चाहिए, तो उस वक्त वो सारी हिस्ट्री आपको चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके, तो ये तो आप वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता रहे हो कि जो उनको चाहिएंगे। मेरा जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, वो इस टाइप में था कि सबसे इम्पोर्टेंटली क्या रीजंस होते हैं किसी के इमिग्रेट करने के। ओके। नॉट ऑल, लाइक अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं जिसको देख के कोई भी एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है, राइट। आई नो कि ये बहुत पर्सनलाइज से सब्जेक्टिव सी टर्म्स हैं, हर किसी के लिए अलग अलग रहती है, बट स्टिल कुछ ना कुछ हमें उससे ज़रूर आइडिया मिलेगा कि, क्योंकि ना आज के दिन बहुत सारी यंग जनरेशन जो है वो एक देश से दूसरे देश में जा रही है, उनको असली रीज़न ही नहीं पता है कि वो क्यों जा रही हैं। जस्ट एक फ्लो में, भागम भाग में एक दूसरे का देख के जा रही हैं। जी। तो मैं उस प्रोस्पेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेन विजन्स हैं या रीजंस हैं किसी भी देश को छोड़ के दूसरे देश में जाने के, आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो कि एक वैलिड रीजंस बनते हैं? मेरे ख्याल से अगर जेनरिक टर्म में बोले तो वो है इकोनॉमिक माइग्रेशन, और दैट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर। जैसे और दूसरा मुझे लगता है कि नहीं, लोगों को लगता है कि अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो
तो ये 2 चीज़ें मुझे इतने सालों में, मैं अभी यहाँ पे 3 साल हुए मुझे और वहाँ पे 17 साल, तो 20 साल में मुझे जितने ये 2 कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, ये तो होगा ही होगा। तीसरा मुझे लगता है कभी कभार के जैसे प्रोफेशनली बोले तो किसी को चाहिए कि एक्सपोजर मिले, अलग अलग जगह पे काम करे या बिजनेस करे, तो दे गेट दैट एक्सपोजर, दैट इंटरनेशनल एक्सपोजर टू, आई डोंट नो, मतलब जैसे लॉन्च करना अपने आप को अपने फील्ड के लिए या बिजनेस के लिए, तो ये 3 काफ़ी कॉमन चीज़ें मुझे लगती है। ओके, दैट्स नाइस सर। ये बिल्कुल सच है आपका कि जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है ये टॉप मोस्ट रीज़न होता है। अगर इसके बारे में कोई नहीं समझता है तो आई थिंक उसको वर्क करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, इसको समझना चाहिए। हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप किसी दूसरे देश में गए हो और वहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद वो चकाचौंध सब अचीव हो जाती है, राइट? उसके बाद आप देखते हो कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। सही बात है। वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि आपने जो आपका होमवर्क है वो पूरा नहीं किया था। सही बात। आपने अपने जो टारगेट्स थे वो क्लियर नहीं किए थे। तो ये बड़े अच्छे पॉइंटर हैं सर, ये काम आएंगे काफ़ी लोगों के। अच्छा सर, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, और मैं चाहूँगा उसका ना एक लाइनर में, अगर आप उस बात करेंगे डिटेल में भी, पर एक लाइनर में आप उसका जवाब अगर देना हो आपको तो कैसे दोगे? तो यूके से कनाडा आके कैसा लग रहा है सर? प्रोफेशनली मैं अभी इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पर्सनली आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जो मेन गोल था वो मैंने अचीव करा है। मदर साथ है मेरे, ओके, तो आई एम हैप्पी दैट रिगार्ड, बट प्रोफेशनली मे बी इट विल टेक टाइम। ओके, लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। कोई ऐसी 3 चीज़ें जो कि आपको यूके से कनाडा में बेटर लगी हैं? यूके से कनाडा में बेटर लगी? अच्छा, मेरे 2 बच्चे हैं, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट देम। नॉट दैट कि यूके में था, बट इट इज़ सेफर फॉर फैमिली, इट इज़ सेफर, बहुत सेफ है यहाँ पे। यूके भी सेफ है, ऐसी बात नहीं है, बट आपको थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा तोड़ो सर, इस बात को ब्रेक डाउन करो सर, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो यूके में? तो जहाँ पे मैं रहता था सबर्ब्स में था, मैं लंदन से थोड़े बाहर सबर्ब्स में रहता था। तो वहाँ पे क्या था ना, टूवर्ड्स मतलब आप 2012-13 से लेके 2015 से लेके 17 तक क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी यूरोप में। ओपन पॉलिसी काफ़ी कर दी थी, तो उसके कारण क्या हुआ था ना, इमिग्रेशन थी, बट इमिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड। तो हर कोई अच्छे नीति से नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टम को पता है, तो सिस्टम को लूप होल यूज़ करके रहने के लिए आते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो बिकम्स वेरी मिक्स्ड। उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी जी जी। बट क्या होता है कि हमारा कल्चर अलग है, लोकल्स का कल्चर अलग है। जो अलग अलग देश से आए हैं, जो सही नीति से नहीं आए, उनका कल्चर बिल्कुल ही अलग है। ओके। तो ऐसे माहौल में जब आपका फूल जैसा बच्चा जाता है बाहर, स्कूल हो गया या कोई क्रिकेट की फील्ड हो गई या कहीं पे भी हो गई, तो इट बिकम्स समटाइम्स थोड़ा कॉन्फ्रंटेशनल हो जाता है। तो ये वन एस्पेक्ट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपोजर गलत है वहाँ, थोड़ा सा गलत है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद आ रही है सर, कैनबिस लीगल है यूके में? नहीं। ओके, पर कनाडा में है, राइट? कनाडा में है, यस। बट मुझे लगता है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनका थोड़ा जैसे कि बहुत यंग एज पे दे ट्राई आउट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। या आई गॉट इट। यहाँ पे जैसे कैनबीज है, बट वहाँ पे जैसे सिगरेट्स हो गया, आप कहीं पे कॉर्नर शॉप पे जाओगे तो आई अंडरस्टैंड, वो आपको बेझिझक आके कहेंगे कि भाई मेरे को दिला दे, यू नो। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को थोड़ी ऑफ लगती थी। अभी भी यूके में आप डिस्प्ले कर सकते हो सिगरेट्स? नहीं ना, अभी बंद तो हो गया। बंद हो गया, क्योंकि 2008 में मुझे ध्यान है डिस्प्ले कर सकते थे। नहीं अभी बंद हो गया। एंड दूसरी चीज़ मेरे को अच्छी लगती है कनाडा में कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है लाइफ यहाँ पे। वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब देयर इज़ अ बैलेंस। नॉट दैट कि यहाँ पे स्ट्रेसफुल जॉब्स नहीं है और स्ट्रेसफुल बिजनेस नहीं है, बट वहाँ पे तो एक अलग ही मतलब रेस लगी है। तो ये आपने सर दूसरा पॉइंट बताया। हाँ। पहला, बच्चे जो हैं वो यहाँ ज़्यादा कंफर्ट या उनके लिए ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है। नंबर 2, फैमिली को यहाँ कंफर्टनेस ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ
फैमिली को इन टर्म्स ऑफ आप एक ठीक ठाक से भी जॉब ले लो और एक या कोई बिजनेस भी ले लो, तो आप उसको वो काट पुटा के भी ना अच्छी खासी आप क्वालिटी दे सकते हो। ओके। यूके में क्या है कि अगर दो एज अ कपल आप एक्स नंबर ऑफ अमाउंट लाते हो तो इतना टैक्स लगता है और इतनी मतलब मुश्किल होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो हाईएस्ट कैप कितनी है सर यूके में टैक्स की? आई थिंक 40% से हो जाता है, जैसे हायर रेंज पे हो गया तो 40% हो जाता है। उतना यहाँ भी है कनाडा में, 40-50% तक भी कहीं जा रहा है कुछ लैब्स के अंदर। ओके, तो इंटरेस्टिंग फैक्टर है सर। और कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको यहाँ अच्छा लगा और वहाँ अच्छा नहीं था? अच्छा नहीं था नहीं, बट यहाँ पे सिनिक ज़्यादा है। सीनिक ज़्यादा, ओके। क्योंकि आप मेट्रोपॉलिटन के नज़दीक रहे, लंदन के नज़दीक रहे, तो यहाँ पे बड़ा देश है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एंड आप एंजॉय ज़्यादा कर सकते हो और आपका यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर है टू स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर आपकी ऐसी एस्पिरेशंस हैं ओके, कि आपको बिजनेस करना है यहाँ पे, तो जनरली सिटीजनशिप के बाद आप यू कैन ट्राई एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो एक लॉन्चिंग पैड है। ओके, मेक सेंस, परफेक्टली मेक सेंस। इसको रिवर्स कर देते हैं सर, हाँ, क्वेश्चन को पूरी तरीके से। हाँ, ऐसी कौन सी 3 चीज़ यूके में बेहतर है, या 1 चीज़ या 2 चीज़ या 3 चीज़? कोई प्रेशर नहीं है सर, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। हाँ। तो यूके में अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, वेदर इट इज़ इन एनी फील्ड, बिजनेस हो या जॉब्स हो, किसी में भी, तो वो उसके जैसे कोई जगह नहीं है। मतलब इट इज़ क्वाइट फिनोमिनल। आप जो आप कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट। प्रोफेशनल एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ, इज इट? ओके। और वहाँ पे जो थोड़ा मैं अगर उसमें डीप डाइव करूँ, तो जैसे मेरी फील्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उसमें देयर इज़ अ सेट प्रोसेस, नॉट दैट कि यहाँ पे नहीं है, बट एक सिंक्रनाइज तरीके से चलते हैं वहाँ पे। एक सिस्टम है वहाँ पे। ओके, ओके। दूसरा वहाँ पे सर देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्विस। ओह या, दैट्स अ बिग थिंग। मतलब सर्विस इज लाइक मजा आता है पैसा देखे कि हाँ, आपने, मतलब यू गेट दैट सर्विस। दैट्स राइट, दैट्स राइट। यहाँ पे सर सर्विस है बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। या इवन मुझे बड़ी छोटे, मतलब कि स्टेप वाइज अगर हम बोले, छोटे लेवल तो नहीं बोलूँगा, बट एक बड़ी बेसिक सी लेवल की एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की भी सर्विसेज होती है, राइट? वो भी एक सर्विस है 100%। अब कनाडा में अगर आप देखोगे ना, तो सर्विस का स्तर है यहाँ और टिप का कल्चर है यहाँ। सही बात है, राइट? जैसे भी सर्विस है, नहीं है, छोटी है, बड़ी है, पर टिप इज ऑलवेज देयर, राइट? और वो भी हाई एंड टिप, राइट? 15% से तो उनकी मशीन शुरू करती है। और ये जो चीज़ मैंने उस वक्त की मैं बता रहा हूँ, जब मैं लगभग 15 साल पहले जब मैं यूके में था, वहाँ सर्विस आपको हमेशा टिप टॉप मिलती है। हर किसी भी इंडस्ट्री अगर बात करें, आप अगर बिजनेस सर्विसेज की बात कर रहे हो या फिर आप रेस्टोरेंट जैसे छोटे फूड सर्विसेज की बात कर रहे हो, तो वहाँ आपको और टिप वाला कल्चर वहाँ भी है, बट वो इम्पोज नहीं किया जाता आपके ऊपर। हाँ, आप पता नहीं कैसा है वहाँ, पर उस वक्त नहीं था। नहीं, आपने एकदम सही से एक्सप्लेन किया है इसको। और जो टिप है वहाँ पे, वो बंदा खुश होके देता है। दैट्स राइट। मतलब जैसे आपको एक्सेप्शनल कोई लगा, दैट्स राइट। तो वो ऐसे दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो, जी, बट आपका दिल खुश हुआ है, या तो आपकी मर्जी से आप दे दीजिए। दैट्स राइट। वहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं होते कि 10% लगा दो या 50%। तो वो मुझे बहुत ही वो ज़बरदस्त लगता है यूके का। और तीसरा मुझे जो लगता है कि इन वन सेंटेंस इफ आई मे, और शायद पसंद ना आए कुछ व्यूअर्स को, बट बहुत आगे है सर यूके। 15 साल आगे मिनिमम, इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन एवरीथिंग। इन एवरीथिंग, पोस्ट से लेके मेल से, यहाँ पे जो मेल कहते हैं, मेल से सर्विस से लेके, मतलब वो हिसाब ही अलग है सर। जी जी जी, तभी तो उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है सर। हर जगह से कुछ कुछ अच्छा लेके निकले हैं। और पता है सर कि ये मैं क्वेश्चंस को इस तरीके से ड्राफ्ट या क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? देखो, एक ऐसा देश यूके जिसकी जीडीपी जो 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास या उससे भी क्रॉस कर चुकी होगी अब तो 2024 के अंदर, और एक कनाडा जिसकी शायद इसी क्वार्टर में 2 ट्रिलियन जो है वो टच किया, राइट?
एक देश यूके जिसकी अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी जीडीपी ज़्यादा और अनएम्प्लॉयमेंट कम, लगभग 4.5% के आसपास उसका अनएम्प्लॉयमेंट है। कनाडा की जीडीपी कम और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, लगभग 6%, 5.8 के आसपास फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्यूरियस करती हैं कि जब आप ऐसे देश से दूसरे देश के अंदर जा रहे हो तो इमिग्रेशन वाइज आपको हो सकता है कि कोई एक या दो चीज़ पॉजिटिव मिली तभी आप यहाँ आए, जैसे आपके केस में मदर का हुआ, राइट, वो आपको वहाँ उनका वीज़ा यहाँ आसान था। लेकिन ऐसे सिनेरियोज के अंदर आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं किसी 100%, क्योंकि मैंने कंपेयर करके बताया आपको देश का। yes. आपके केस में आपने क्या सेक्रीफाइस किया यहाँ के? ओके, इसमें मैं थोड़ा आपको मेरी करियर के बारे में जी बताऊंगा। जी फॉर श्योर। जैसे मैं यहाँ पे आया 2020 में, मैं आया अगस्त में, तो उस वक्त मैं हीथ्रो पे प्रोजेक्ट मैनेजर था। तो मेरा पूरा मेरा पोर्टफोलियो था, 14 प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट था। आई वाज हैंडलिंग अ प्रोग्राम, और मतलब काफ़ी हाई प्रोफाइल था वो। यहाँ पे आया तो मैंने कुछ और ही शुरू कर लिया। 7-8 साल पहले जो करता था मैं मेरी करियर में, वो मैंने शुरू करा यहाँ पे आकर। बैकफुट पे आ गए। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था मेरे हिसाब हाँ, से। क्योंकि अगर हम दोनों देशों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो ये साफ जाहिर होता है सर कि अगर आप यहाँ आए हो तो आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। बट सेइंग दैट, मैं सभी को ये एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो भारतीय हैं, मतलब हमें तो हर चीज़ में पॉजिटिव ही दिखाना सिखाते हैं घर पे। तो मैंने यही देखा कि चलो मैं बेकार तो नहीं हूँ। भले मैं 15-13 साल के बाद भी, पहली दफ़ा मेरा ब्रेक था सबसे ज़्यादा जॉब्स में, भले कोविड था, भले लॉकडाउन था, बट मैं ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स करे थे मैंने। तो मैं आई वॉज वेरी होपफुल कि मेरे को सीधा मतलब कुछ मिल जाएगा, बट कुछ मिला नहीं। तो जो भी मिले उसको ले लो। ओके, उसको ना ड्रॉबैक से मत देखो, और उससे ही कुछ सीख के आपको आगे की सीढ़ी मिलेगी ही मिलेगी। बट यू जस्ट हैव टू कीप एट इट। ओके, दैट्स नाइस। ये जो इमोशनल और फैक्टर है सर, एक जो हमें मोटिवेट करता है ना हर चीज़ से लड़ने का, आगे चलने का, ये नो डाउट हमारे ब्लड में है। क्योंकि हम मोस्टली ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे हमने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा कि कैसे 100%। वो हमें पढ़ा गए, कैसे उन्होंने घर बना दिए, कैसे उन्होंने गाड़ियाँ ले दी हमारे लिए। तो वो स्ट्रगल हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर आई जाती है, अनडाउटली आ जाती है। तो यहाँ आने के बाद सर आपके करियर में ब्रेक लगा था या फिर आते आपको जॉब मिल गई थी? नहीं सर, मैंने जैसे बताया मेरे को ब्रेक लगा था। वो 6 हफ्ते मेरे सबसे खराब निकले थे। मैंने इतनी एप्लीकेशन करी थी, मतलब मैं उस वक्त पे मतलब यूके में तो सर मैं एक सीवी डालता तो मेरे को 5-6 लग जाते थे कॉल, मतलब कि अभी आ जाओ सॉर्ट ऑफ थिंग। यहाँ पे तो सर एक कॉल नहीं आया मेरे को। एडमिंटन था, तो एक तो रिक्रूटर ने मेरे को ऐसे पूछ लिया, हीथ्रो, व्हाट्स हीथ्रो? ओह वाओ, ओके। तो मैंने उसको बड़ा पोलाइटली बोल दिया, मैं बोला एक्चुअली यू नो व्हाट, आई लाइक टू विथड्रॉ माई एप्लीकेशन। तो वो हैरान रह गया, बोला क्यों? मैं बोला नहीं, अगर आपको, आई एम सॉरी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको हीथ्रो नहीं पता है आपकी कंपनी को, तो आई फील के आई मे नॉट फिट इन द एनवायरनमेंट। हाँ, मैं क्या ही वैल्यू ऐड कर लूँगा। हाँ, मतलब मैं क्या कर लूँगा, मतलब मैं तो मतलब वो काफ़ी झटका था मेरे को। 6 हफ्ते मेरे काफ़ी वो निकले थे। बट जैसे मैंने बताया कि आपको जब आपका वक्त अच्छा नहीं होता है ना, तो आपको बहुत सारी एडवाइजेज मिलेंगी, तो उसको सुने। ओके, फिल्टर करने की ज़रूरत है, बट उसको आप सुने, उसको प्रोसेस कीजिए कि क्या क्या आ रहा है, एंड देन ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट। तो उन 6 हफ्तों में आपने कुछ चेंज किया कि जिसकी वजह से आपको फिर लास्ट में कोई ऑफर आया? आपको यू हैव टू चेंज योर टैक्टिक्स। यूके में क्या था, जितने साल मैं रहा, सब कुछ मेरिट बेस्ड था। आपकी अगर मेरिट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सही हुनर है, तो आपको लेंगे। ये गलत चीज़ है कि कोई बोल देगा मुझे कि नहीं सारे अंग्रेज़ को ही लेते हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप में हुनर है तो आपको मिलेगा। यहाँ पे वो नहीं है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप रेफरेंसेस की तरफ इशारा कर रहे हैं? यस, 100%। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरी पहले एक कंपनी थी जो मैं यूके में काम करा था,
काफ़ी सालों के लिए, वो कंपनी थी यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई उनको करा ही नहीं था क्योंकि मेरा विजन कुछ और ही था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपका जो प्रोफेशनल लेवल थोड़ा हाई था, जो यूके में आप करे, तो वही हाई लेवल का सीवी आपने यहाँ बनाया था फिर? नहीं सर, मैंने जैसे 6 वीक जैसे मैं बैठा था, तो मैंने एक्लेमेटाइज करके मैंने उसको थोड़ा टोन डाउन कर दिया। ओके। तो मेरा जो पहला जॉब लगा, जैसे मैंने आपको बताया 7-8 साल पहले जो मैं वहाँ पे करता था, उस प्रोफाइल में मैं घुस गया। ओके। कुछ भी मिले, कुछ तो करो। तो इस डाउन साइजिंग से हाँ, क्या इनकम भी डाउन साइज हो गई? काफ़ी सर, ओके। काफ़ी। तो उसको कैसे कोप अप किया आपने इनिशियल डेज में? इनिशियल डेज में काफ़ी मुश्किल थी। एडमिंटन था, नई जगह थी, ठंड भी बड़ी कड़ाके की पड़ती है वहाँ पर यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ी कम महंगी है एडमिंटन, या ज़्यादा महंगी? नहीं, कम महंगी है, बट व्हाट आई मेंट टू से कि जो एक जब भी कोई इमिग्रेट करता है तो वो एक सपने होते हैं उनके, कि उस हिसाब से इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। ओके। तो मैंने यही सोचा कि ये वक्त भी गुजर जाना है, बस काम करते जाओ, जैसे गीता में बोलते हैं, काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो आप फिर करते कराते ओटावा पहुंचे, इज इट? तो मेरी जो जॉब लगी थी वो उस वक्त, क्योंकि कोविड काफ़ी पीक टाइम पे था, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था उस वक्त पे। बट तो वहाँ का प्रोफाइल मैं कर रहा था, बट एक्चुअल जो कंपनी थी वो बेस थी यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को मेरे काम के देख के उन्होंने बताया कि ओके, यहाँ पे ओपनिंग है, आपको यहाँ पे आना है। तो मैंने उस वक्त पे झट से फिर हाँ कर दी, फिर ओटावा आया। तो अभी आप अपने करियर पे जहाँ हो, हाँ, सेटिस्फाइड हो? अभी सेटिस्फाइड हूँ। 2-2.5 साल की मेहनत के बाद मेरा पोर्टफोलियो चेंज हुआ, तो आई एम बैक टू व्हाट आई यूज्ड टू डू बिफोर। तो पहले की जो मेरी प्रोफाइल थी, तो इट इज़ वेरी सिमिलर। अभी ना 1-2 पॉडकास्ट पहले भाग्य चंद्र सर के साथ पॉडकास्ट था, उन्होंने उसमें एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। उन्होंने बोला कि जो भी इस देश के अंदर अपनी ईगो बैक होम छोड़ के आता है ना, ये देश आज नहीं तो कल उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। 100%। बट ये अभी आपकी स्टोरी सुन के सर मुझे लग रहा है कि इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप रिजिड हो जाते हैं कि नहीं अब मेरे को तो इसी लेवल की जॉब चाहिए है, तो क्या होना था आपको, आप वापस जाते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था, आपके पास लाल पासपोर्ट था, ब्रिटिश पासपोर्ट था, अब आप भी चले जाते वहाँ पर अपना करियर स्टार्ट करते। बट यू सेटल डाउन टू अ लोअर थिंग, और आज आपको सेटिस्फेक्शन है इन जस्ट 2-3 ईयर्स, राइट? तो ये एक अच्छा फिर से एग्जाम्पल है कि आपको डटे रहना है और अपनी जो ईगो है उसको अपने बैक होम छोड़ के आना है, तो ये देश कनाडा स्पेशली आपको एक्सेप्ट करेगा, और ऐसे लेवल पे करेगा कि फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर प्रोफेशनली चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं कि आपकी, कि अभी आप सेटल्ड हो। अब मैं आपके प्रोफेशन में ज़्यादा इसलिए नहीं घुसूँगा क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट की थीम जो है मैंने वो ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं रखी है। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ यूके और कनाडा को, और क्योंकि जब हमारी पहली बार बात हुई थी ना, तो जो सबसे पहली चीज़ जिसने मेरी अटेंशन कैच की थी वो यही थी कि यू आर ब्रिटिश सिटीजन और आप यहाँ कनाडा मूव कर गए। तो मैंने कहा यहाँ तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आने वाली हैं। रेसिज्म पे बात करने का मन है सर। हाँ सर। क्योंकि एक टाइम ऐसा था यूके के अंदर रेसिज्म काफ़ी आ गया था। हालांकि मैं जब वहाँ रहा पर्सनली मैंने कभी फील नहीं किया, इवन दुगना रिस्पेक्ट फील की। बट इन एनी वेज ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू था, शायद हो सकता है कि मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिला। बट बहुत सारे लोगों ने बहुत कंप्लेन की है कि यूके के अंदर रेसिज्म ज़्यादा था काफ़ी टाइम तक। अभी वहाँ कैसा है, और अगर आप कंपेयर करेंगे रेसिज्म के सिनेरियो को, तो वो यूके और कनाडा इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कहाँ आपको ज़्यादा लगता है? मुझे पर्सनली इतने साल रहने के बावजूद मुझे कभी रेसिज्म का मतलब मुझे कभी एक्सपोजर हुआ ही नहीं सर। क्योंकि इसमें ना सर एक चीज़ है, बहुत सिंपल सा रूल मैंने अप्लाई करा था। 2 चीज़ें थी उसमें। एक तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा आपको, बट मैं जब 20 साल का भी था ना, तो जब मैं लैंड हुआ था हीथ्रो पे, तो मैं ये सोच के नहीं लैंड हुआ था कि मैं सिर्फ विशाल हूँ। मुझे जो भी करना है आई एम रिप्रेजेंटिंग, मतलब पूरा देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इंडियन लड़का ऐसे कर रहा है, इंडियन लड़का वैसे कर रहा है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप रिस्पेक्ट देते हो किसी को, आप शॉपकीपर के पास जाते हो,
टीचर के पास जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, ज़मीन से पैर रख के आप चलते हो, अच्छे से रहते हो, तो ज़्यादातर दिक्कतें नहीं आती है। मुझे तो नहीं लगा सर कुछ भी। ओके। और कनाडा में? कनाडा में तो बिल्कुल भी नहीं है सर। बट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो वहाँ पे पहले से जो आए थे, जैसे 50s में या से 60s में 70, उनके साथ काफ़ी था सर। उनके साथ बहुत ज़्यादा था और मेरे काफ़ी मतलब दोस्त भी बने थे। तो जब हम बात करते थे ओपनली तो दे यूज्ड टू से। आप यूके की बात कर रहे हैं? हाँ, यूके की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें बहुत था उस टाइम, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हुआ नहीं था, नहीं। तो उस वक्त मेक सेंस भी करती हैं चीज़ें। पर ये एक अच्छा कंसेप्ट है, एक अच्छा मैसेज आ रहा है कि इन दिनों जो रेसिज्म है वो बहुत बहुत कम सतर पे होगा तो भी, और मे बी वो रेसिज्म अब कंट्री वाइज ना रह के शायद इंडिविजुअल बेसिस पे रह गया है। कि अगर कोई कोरा भी अगर ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं रह रहा है, तो हो सकता है कि ब्राउन बंदा भी उसको कुछ ऐसा नेगेटिव कमेंट बोल सकता है। तो इट्स लाइक नहीं, एग्जैक्टली काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें। सही बात है। एंड दूसरा क्या मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो ऐसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि सब सारी चीज़ें छोटी हुई है। मतलब एवरीबडी नोज के ये देयर इज अ लॉट ऑफ इमिग्रेशन, लॉट ऑफ इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आके मिल रहे हैं, तो इट्स लाइक अ गिवन कि पता है लोगों को कि हर किसी का कल्चर अलग है। ग्रेट ग्रेट। बात करते हैं सर हेल्थ केयर की। हाँ। अब यहाँ कनाडा में गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर है, आई गेस वहाँ भी NHS के थ्रू चलता है। कैसे कंपेयर करोगे सर दोनों को? कहाँ का हेल्थ केयर आपको बेटर लगता है? अभी NHS भले इतने सालों से हैं, बट वहाँ पे सर सिस्टम क्या था कि डॉक्टर मिल जाता था आपको। एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो तुरंत मिल गया था। जैसे मेरा PR हो गया तो मुझे तुरंत ही डॉक्टर मिल गया था। PR होने के पहले भी स्टूडेंट के वक्त पे भी ऐसा नहीं था कि एक्सेस नहीं था। वेटिंग पीरियड यस, इमरजेंसी का मोरलेस ER डिपार्टमेंट्स का मोरलेस सेम होगा UK और कनाडा का। सेम होगा? वहाँ पर भी 7-8 घंटे की वेटिंग? वहाँ पर भी है, वेटिंग काफ़ी है सर। वहाँ पे मतलब जो यहाँ पे करते हैं वैसे ही वो लोग करते हैं कि जैसे आपकी अगर लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है तो ट्रायाज में आपका प्रायोरिटी नहीं आएगा। बट एक चीज़ मुझे लगती है दोनों कंट्रीज़ में कॉमन है, वो है बच्चों के लिए तो मतलब ज़बरदस्त है। मतलब अगर हेल्थ केयर जैसे कि मेरे बेटे की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं आया था तो छोटा मेरा यंगेस्ट वन जो है तो उसका पुल्ड एल्बो कहते हैं, वो तो हो गया था। तो रात को हुआ तो इतनी ठंड में, पीक विंटर में कहाँ पे लेके जाऊँ, तो मैंने कॉल करा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने एक स्लॉट दिया विंडो में कि इस वक्त से इस वक्त में आइए आप तो सीधा देख लेंगे। तो वो हो गया कनाडा में। मेरे बड़े बेटे की मैं बात करूँ तो उसको टच वुड कभी ये आप चियो की बात कर रहे हो? नहीं, ये मैं कर रहा हूँ एडमिंटन की बात कर रहा हूँ, अल्बर्टा में जब मैं नया आया था तब की। बट चियो में भी हुआ था, सेम चीज़ हुई थी उसकी। जब हम लोग यहाँ पे हुए तो पुल एल्बो हो गया था उसका। तो चियो में भी सेम एग्जैक्टली सेम सिचुएशन था, तो चियो में भी वही करा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। बट यूके में क्या है कि एक ही चीज़ मेरे को बेटर लगती है, वो है डॉक्टर मिल जाते हैं तुरंत। फैमिली डॉक्टर? हाँ, फैमिली डॉक्टर। अभी क्या है वो मुझे नहीं पता, बट मेरे वक्त पे डॉक्टर मिल जाते थे। और अपॉइंटमेंट भी ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ता है। अगर मुझे कुछ सिंपल सी चीज़ें हुई तो वो लोग दे विल गिव यू एन अपॉइंटमेंट। आप सुबह 8 बजे कॉल करो तो 2 दिन के बाद तो आपको यू विल बी सीन वन वे और द अदर, आपको डॉक्टर को एक्सेस मिलता है वहाँ पे। ओके। और बाकी जो फंडिंग वाइज अगर देखें, खर्चा वाइज देखें, तो दोनों सेम लगता है आपको? मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे और वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही है, तो थोड़ा महंगा है यहाँ पे। वहाँ पे थोड़ा, वहाँ एक प्रोग्राम होता था कि फिक्स आप 3 पाउंड दे के आपको पर प्रिस्क्रिप्शन दवाई मिल जाती थी। करेक्ट। तो आपके वक्त पे उस हिसाब का था। जब मैंने लेफ्ट तो 7.5-8 पाउंड तक हो गया था। बट हाँ, वो तो ठीक है, नॉमिनल प्राइस है। बट कहने की मतलब कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को लगता है कि इनको चाहिए 100 मेडिसिन, तो लिख के दे सकता है आपको कि यू डोंट रिफिल एवरी टाइम 8 पाउंड। तो उसके हिसाब से वो चलता है। यहाँ पे टचवुड हमें ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक, मेरी फैमिली को ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आई हैव हर्ड के यू हैव टू फिल इट अप
अभी वो कितना करेक्ट वो पता नहीं मुझे। ओके, परफेक्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर? ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सर यूके को कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। इट्स वेरी पंक्चुअल। आई मीन मैं तब की बात अगर आपको बता रहा हूँ, तब तो टेक्नोलॉजी इतनी शुरू हो रही थी पर इतनी नहीं थी। उस वक्त भी बसेस अगर 1 मिनट तो बहुत बता रहा हूँ मैं, लेट हो रही है तो इट्स वाज अ बिग थिंग। सर मैं कंपनी का काम कर चुका हूँ जो हार्ट ऑफ लंदन में प्रोजेक्ट्स करती थी, ठीक है। तो हमारा इवन फ्रॉम द इनसाइड हमारा जो मैंडेट होता है वो है कि भाई कुछ भी करो बट वक्त पे चीज़ें चलने दो। या मतलब वेरी पंक्चुअल। क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की ये नब्ज है। यस। क्योंकि पीपल आर वेटिंग देयर आउट इन कोल्ड वेदर, इन हॉट वेदर, तो आपको वो टाइम पे चलाना ज़रूरी है। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सर। जब मैं नया नया कनाडा लैंड किया था ना, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी थी। देखो मेरे दिमाग के अंदर पर्सनली फॉरेन की पिक्चर यूके स्कॉटलैंड ने बना रखी। अच्छा। क्योंकि मैं पहली बार वहीं गया था तो वो एक सेट हो गया दिमाग के अंदर। तो जब मैं कनाडा आ रहा था तो ये भी फॉरेन था, तो पिक्चर वही चल रही थी दिमाग में। तो जब मैं लैंड किया तो लैंड करते ही सबसे पहली चीज़ जिसने मेरी आई कैच की ना, वो थी इलेक्ट्रिक वायर्स, पावर लाइन्स जितनी थी। उतरते ही साथ देखा मैंने, अरे ये क्या मजाक है ये, जो कि मैंने 15 साल पहले यूके में तब भी नहीं देखी थी। राइट। तो उस एंगल से अभी यूके के अंदर क्या देखते हो सर कि जो पावर लाइंस वगैरह हैं वो सबअर्ब में भी अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। सब कुछ कहीं भी नहीं दिखती हैं सब कुछ, और यहाँ आपको सिटी में भी दिखती हैं। राइट। वहाँ पे ना एक चीज़ है सर वहाँ पे कि हर चीज़ ना अपग्रेडेशन पे होता है। भले ही बड़ा प्रोजेक्ट लग जाए उनका, भले वक्त लगे, बट वो 5-6 साल के नहीं सोचते वो तो हम पूरी दुनिया जानती है। वो 30 साल 40। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे रोड्स की बात करें जी। अगर एक्सपांशन का कोई प्रोजेक्ट लगाया है तो अर्बन प्लानर जो होता है उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई तू 5-10 साल का फोरकास्ट लगा, उसको बोलेगा 25 का लगा, 30 का लगा और 40 का लगा। ओके। तो ग्रोथ कितनी होगी कम्युनिटी की, दूरदर्शी। तो आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, तो उस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं। तो दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट। बहुत आगे की सोचते हैं सर ये लोग। नो डाउट, वो तो बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब भी कंपेयर करके देखते हैं तो लगता है, बट फिर उसका दूसरा एंगल भी है सर। उनको मैं ये सोचता हूँ कि इन चीज़ों से कनाडा के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मुझे वो भी नज़र नहीं आता है। लाइफ यहाँ भी लोगों की सही चल रही है, और पहले भी ठीक चल रही थी और आगे भी ठीक चल रही है। उस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि यस 100%। जैसे द अदर साइड आपको मैं कहूँ तो जैसे यहाँ पे वेदर बहुत हार्श है सर, बहुत ही हार्श है। आप कितना ही प्लान कर लो, ठीक है, आप रोड्स की बात करें वापस, तो आप कितना ही प्लान कर लो वो पिघल के बर्फ जानी ही नीचे। ओके। तो ट्रायल पिट अगर आप डालते हो, जैसे पाइपिंग डाल दिया आपने, कोई यूटिलिटी का डाल दिया, तो उस पाइपिंग को हर 5 साल 10 साल में बदलना पड़ेगा। तो यू हैव टू लाइक चैलेंजेस ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है। या वेदर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो या बहुत बड़ा फैक्टर है। दैट्स नाइस। ओके सर, इन टर्म्स ऑफ क्लोजनेस टू आवर कल्चर, इंडियन कल्चर, कौन सा देश में आपको लग रहा है कि ज़्यादा है? यूके में ज़्यादा है कि कनाडा में ज़्यादा है, कि बाहर ही ज़्यादा फील नहीं होता कौन से देश में जाके, यूके में या इंडिया में या कनाडा में? हम तो हर जगह पे हैं। हम तो हर जगह पे हैं। तो दोनों ही साइड कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है सर, बहुत ही ज़्यादा। मैं कोई ऐसे डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे भी आया तो मुझे इतना ही वार्मली वेलकम लगा है अपने डायस्पोरा से, और यूके में भी इतना ही स्ट्रांग है। यहाँ पे बड़ा है कंट्री तो थोड़ा कभी कभार मेरे को छोटा लगता है, बट हालांकि मैं सबसे ज़्यादा इतना मिला नहीं हूँ। बट यूके छोटा है तो छोटे टाउन में तो ज़्यादा फैमिली लगते थे, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा। एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है कि हर जगह पे सर अपनी डायस्पोरा तो बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस टर्म में कंपैरिजन करना पॉसिबल है नहीं, आई डोंट थिंक सो। चलो पानी डालो इस क्वेश्चन के ऊपर। नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है सर जब हम किसी भी दो देशों को कंपेयर करने लगते हैं ना। वो भी दो ऐसे देश जहाँ पर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा भर के होती है। राइट।
कनाडा में बहुत पुरानी हो रही है, और यूके में भी जब इवन पार्टीशन के बाद तो खुले ऑफर थे, बहुत राइट, जो इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे या उसमें उनको तो खुले सिटीजनशिप दे दी गई थी वहाँ की, आप वहाँ चाहते हो वहाँ आ जाओ। कनाडा में भी भर भर के इमिग्रेशन हुई है पिछले कई दशकों से, तो दोनों ही देशों की इमिग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, और दोनों ही देश नो डाउट इंडियंस के लिए काफ़ी फ्रेंडली भी रहते हैं। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कनाडा में किसी को आना है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया है इनिशियल टाइम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो हार्ड चीज़ें हैं, जो राइट, जो परेशान करने वाली हैं, जिसके लिए किसी भी बंदे को प्रिपेयर रहना चाहिए, चाहे वो एज ए स्टूडेंट आ रहा है, चाहे वो एज ए PR आ रहा है या वर्क परमिट पे आ रहा है? आई थिंक सबसे पहली चीज़ है तो एक तो ठंड सबसे बड़ा फैक्टर है सर वो। हम शायद उसको मैं खुद इतने साल बाहर रह के आया था, फिर भी मैं इतना नहीं, मतलब यस ठंड होती है, मेरे को बताया था, मैं खुद देखा था, बट ठंड के लिए प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, उसके लिए बहुत एंड देयर इज़ नो बैड वेदर, देयर इज़ बैड गियर। That's right. तो अगर आप आके या आने से पहले अगर प्लान कर सकते हो अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि एक तो हर लोग प्लान करते हैं चीज़ें, बट अच्छे से प्लान कीजिए। जैसे प्लान A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो उसको ऐसे प्लान कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो अच्छे सी यूनिवर्सिटी में पढ़ें आप। कॉलेजेस अच्छी हैं, नो डाउट अच्छी हैं, बट अगर आप आपका एकेडमिक शुरू कर रहे हैं तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ अच्छे में पढ़िए आप। कॉलेजेस में यस थोड़ी फीस थोड़ी कम होगी, बट जो आपका वेटेज जो होगा एक यूनिवर्सिटी से पास आउट एज कम्पेयर टू अ कॉलेज विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपका एस्पिरेशन है कि आपको जाके यहाँ पे फेडरल या प्रोविंशियल जॉब्स चाहिए, और अगर आप में वो हौसला है तो फ्रेंच प्लीज़ कर लीजिए। वो सबसे बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि आप कोई भी एटलीस्ट ये NCR रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन, वो एक बहुत बड़ा टिक बॉक्स है। क्योंकि यंग हो आप, अगर स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट 20-21 साल के हो तो यूल टेक इट फार मोर इजीली, आप जल्दी से कर सकोगे। और इससे एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा आपको, कॉम्पिटिटिव एज। 100%। मैं खुद, मेरे को कभी कभार बोला जाता है कि भाई तू देख CV वगैरह, तो मेरा एक क्राइटेरिया वो है कि फ्रेंच स्पोकन है कि नहीं। बट फ्रेंच सीख जाना मतलब ये नहीं कि आप हर रोज फ्रेंच में डीलिंग करोगे अगर जॉब मिलती हो तो। इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट, द बेसिक लेवल पे अगर आपने सीखा तो। दैट्स नाइस। अच्छा, यहाँ कनाडा में सर कोई 1-2-3 कोई प्रोफेशन आप आइडेंटिफाई कर पाए हो जहाँ जॉब्स ज़्यादा हैं, थोड़ा इजी मिल जाती हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं? आई थिंक ये कंट्री जिस तरह से इमिग्रेशन हो रहा है तो उस तरह से तो एक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए होगी, वो है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है एंड इफ़ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लाइक आपको प्रोजेक्ट्स में पसंद है, तो वो पहला एक है फील्ड जो मेरे दिमाग में आता है। आप दूसरे गेस्ट हो सर जो ये सेम बात बोल रहे हैं आप? हाँ। ओके, परफेक्ट। वापस जाने का मन करता है सर कभी UK? मन तो करता है सर, झूठ नहीं बोलूँगा, मन तो काफ़ी करता है। मैं अभी भी मन करता है कि वापस जाऊं, बट मैं दिमाग में वही है जो क्या पर्पस के लिए आया हूं मैं। या दैट्स राइट। UK में ड्यूअल सिटीजनशिप क्या अलाउड है सर? हाँ, तो यू कैन कीप कैनेडियन एज वेल। तो अभी तो आपके पास इंडियन भी होगी, राइट? हाँ, OCI है मेरे पास। नहीं, OCI इज ए डिफरेंट थिंग। इंडियन सिटीजनशिप तो सरेंडर करनी पड़ती है सर। UK में करनी पड़ती है। और कैनेडियन, अगर लेट्स से कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अभी आप कैनेडियन सिटीजनशिप लेते हो, तो आपको ब्रिटिश सरेंडर करनी पड़ेगी? नहीं, यू कैन कीप बोथ ब्रिटिश एंड कैनेडियन, बट यू कैन नॉट कीप ब्रिटिश एंड इंडियन। सर 7 महीने लगे थे मेरे को सरेंडर करते हैं, मतलब वो आके बैठा है कि भाई हिम्मत चाहिए। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं जब छोड़ा था कंट्री 20 साल का था, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के तरह किसी और कंट्री को इतना मिस करूँगा। वो है UK। या डेफिनेटली UK को मैंने बहुत मिस किया सर, और मैंने बहुत हल्के में लिया UK को एक्चुअली।
बट वो मुझे पता चला जब मैं वापस इंडिया चला गया था कि मैं कहाँ से वापस आ गया हूँ। मैं आपको एक चीज़ कहना शेयर करना चाहूँगा सर। यूके में ना सर, लोग आप मिलोगे ना, छोटे छोटे आप जाओगे गांव में या घूमने चले गए, हमारी बहुत इज्जत है सर। जी जी, इंडियंस की बहुत इज्जत करते हैं। जी, एक जगह है स्नोडोनिया करके, लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पास है, एक छोटी सी जगह। तो हम लोग, मैं मेरे फैमिली के साथ रह रहे थे, तो मेरे पापा के साथ लोकल्स वहाँ पे बात कर रहे थे। तो बंदे ने मेरे पापा को बोला कि वी आर वेरी सॉरी व्हाट वी डिड टू योर कंट्री। मेरे पापा बोल रहे हैं कि अगर हम पिछले, मतलब उन्होंने जवाब दिया था, बट अगर हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के चलेंगे तो क्या ही होना है दुनिया का। तो इतना खुश हो गया था। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे हैं ना। डेफिनेटली जो एक जेंटलमैन पिक्चर होती है ना सर दिमाग में, वो मुझे इंग्लिश जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, उन्होंने बताया कि दे आर द जेंटलमैन। आई मीन इट जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी देखे, वहाँ भी देखे। तो जो एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन है ना, आपको वहाँ दिखाई देगी वो उस चीज़ को, कि हाउ दे एक्सेप्ट थिंग्स। ऐसा नहीं है कि दे आर सुपर ह्यूमन और समथिंग, बट दे नो देयर बाउंड्रीज एंड दे नो हाउ टू ट्रीट पीपल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सर ना, उनका कल्चर भी बहुत पैशनेट है सर। या बहुत ज़्यादा। जैसे ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, सॉरी। नो प्रॉब्लम। जो ये आपने कल्चर बोला है ना सर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद यही जड़ है कि कनाडा में हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं जो चीज़ हमने इंडिया में फील करी, जो चीज़ हमने यूके में फील करी, क्योंकि दे बोथ आर कल्चरली वेरी रिच। यस। और कनाडा की जो अगर नेटिव हम उसकी बात करें, उसको तो मिटा दिया गया। हम सबको पता है जो उनके नेटिव इंडियंस थे उन सबको। उसके बाद तो मल्टी कल्चर सोसाइटी बन गई। तो इनका जो ट्रू कल्चर था वो है ही नहीं। तो हम फील किसको करेंगे फिर? सही बात है। समझ रहे हो? अपने सर ये जो लास्ट सेंटेंस जो बोला ना अपने नेटिव्स का, मैं थ्रू वर्क और आउटसाइड वर्क कुछ लोगों को मिला हूँ, उनको मिली है सर। तो उनको लगेगा कि वो इंडियन ही है। मतलब इतना रिच है कल्चर उनका। वेरी जॉवियल, वेरी लाइक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। और गोइंग वापस मैं यूके की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब यहाँ पे आने की प्लान करी थी मैंने, इवन कोविड टाइम पे सर, तो वहाँ पे जो लोकल, जो मैंने दोस्ती बनाई थी अपने देसी को लेके, और या फिर अपने लोकल्स ब्रिटिशर्स जो लोकल्स हैं गोरे के साथ, अंग्रेज़ के साथ, तो कुछ तो खफा हो गए थे। मतलब मेरे साथ तो मतलब ते काफ़ी मतलब अपसेट हो गए थे कि तेरी मम्मा का सोच रहा है, तेरे बच्चों का सोच। दो तेरे छोटे बच्चे हैं, तेरा बड़ा तो इतना अच्छा कर रहा है, ग्रामर स्कूल में जाने वाला है। तो मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत भावनाएं हैं उनमें भी। ये चीज़ें सर यहाँ पे, जैसे आपने बताया, थोड़ी मुझे ड्राई लगती है। बहुत ड्राई है और थोड़ा रफ ऑन द एजेस है थोड़े कुछ। डेफिनेटली हैं। उसका रीज़न यही है कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कभी कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। कल्चर इज कल्चर, है ना, जो आपका चला आ रहा है, राइट, उसके ऊपर। और यहाँ क्या है कि कल्चर ही कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि मल्टी कल्चर सोसाइटी, नो डाउट इसका बेनिफिट भी होता है। इससे कोई एक कल्चर डोमिनेट नहीं होता है, उससे फिर रेसिज्म का फैक्टर कम हो जाता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ की चीज़ें बढ़ जाती हैं, कि आपको पुल करने वाली कोई चीज़ें नहीं है। हर कोई अपने अपने कल्चर से लेके आएगा और अच्छी चीज़ें ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अपने कल्चर से। तो कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, पर मैंने ये चीज़ फील की जब बात करते हैं ना, जब हमें फील आने वाली, वो फील इसीलिए नहीं आ पाती है क्योंकि इसकी ड्राइंग ही नहीं है वो। सही बात है। इसकी आत्मा में नहीं है वो कल्चर, राइट। तो हमें वो फील कैसे होंगी वो चीज़ें? तो दैट्स ए रियली इंटरेस्टिंग डिस्कशन सर। पता ही नहीं चला बातें करते करते कैसे हम 1 घंटे को टच कर रहे हैं। अब हम पॉडकास्ट को अंत की तरफ लेके जा रहे हैं सर। जब मैंने कंपेयर किया ना सर, मैंने कोशिश यही रखी कि हम यूके और कनाडा को कंपेयर करेंगे। इसके अंदर मैं एक लव ट्रायंगल फंसाने वाला हूँ सर अभी मेरे लास्ट कुछ क्वेश्चन के अंदर। इंडिया को कैसे देख रहे हो सर आप? इंडिया एक ऐसी ट्रेन है सर, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मतलब ज़बरदस्त है वो तो माँ है ना सर। तो जब सर आपने मूव करने का सोचा, जैसे कि जब आप यूके से कनाडा करने, तब दिमाग में कभी इंडिया का भी आया था? बहुत था सर। बहुत था, एक घमासान युद्ध था मेरे दिमाग में। बट बहुत सारी फैक्टर्स थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वक्त सही नहीं है इंडिया जाने के लिए। कोविड का वक्त था,
मुझे बहुत दिल करा था सर इंडिया जाने के लिए। अगर मुझे कोई पूछे, कोई नया, कोई जैसे दे आर वेल सेटल इन इंडिया, कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई ठीक ठाक है उनके बच्चे की, यू नो द फैमिली इज़ डूइंग वेल, मैं कहूँगा कहीं नहीं जाइए सर। मेडिकल से लेके कुछ भी आप देख लीजिए सर। दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट। बंदा जाता है अपोलो जैसी हॉस्पिटल में गुजरात में, सुबह जाता है, शाम तक सारा कुछ है उसके पास। क्या क्या आपके गैप्स हैं, सब कुछ। यहाँ पे आप एप्पल ट्री जाओ या कहीं पे भी जाओ, यू नो इट्स अ डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट वर्ल्ड। तो इंडिया तो सर ऐसी जगह है कि 30-40 साल में वो सबको पीछे छोड़ देना है। और रिवर्स हो रहा है। मेरे खुद के बैचमेट्स, जो पुराने मेरे बैचमेट्स है कॉलेज के या स्कूल के, उसमें काफ़ी लोग तो जा चुके हैं वापस। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ सर। अभी जो स्टार्टअप कल्चर इंडिया में चल रहा है ना सर, बहुत टॉप लेयर जो स्टार्टअप्स है ना जितने भी, आप उनके को फाउंडर्स को उठा कर देखो सर, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेन रिटर्न्स। कोई यूएस पढ़ के क्या काम करके जब करके वापस निकला है, कोई यूके से निकला है, कोई ऑस्ट्रेलिया साइड से निकला है। मैंने एक बार बहुत रिसर्च की थी इन चीज़ों के ऊपर, आई वाज सरप्राइज टू सी इट्स ए ह्यूज नंबर ऑफ परसेंटेज जो को फाउंडर्स हैं वो यहाँ से निकले हैं। तो ये कौन सी चीज़ है सर ऐसी जो बाहर आने के बाद बंदे में इतनी डेवलप हो जाती है कि वो उसको सक्सेसफुल बनाने का परसेंटेज को बढ़ा देती है? कौन से फैक्टर्स हैं? कुछ सोचा है कभी इसके बारे में? मतलब सॉरी, ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे कुछ टाइम रह के काम करके बंदा जब किसी विजन से वापस इंडिया जाता है तो उसके सक्सेस होने के रीज़न चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं? सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे जो भी वापस जाता है वो इतना मतलब ज़िंदगी का निचोड़ लेके जाता है, एक्सपीरियंस। तो उसने घाट घाट का पानी पी के जो भी मतलब स्ट्रगल देखी है वो जाके वहाँ पे शुरू करता है। दैट्स द फर्स्ट फैक्ट। दैट्स करेक्ट। सेकंड क्या है ना सर कि हमारे यहाँ एक ऐसी बूमिंग इकोनॉमी का शुरुआत है अभी कि दे आर रेडी टू ट्राई एंड गिव दैट चांस टू दैट स्टार्टअप। दैट इज़ द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर ये है कि सर एक थोड़ी तो मेंटालिटी है कि भाई ये फॉरेन रिटर्न है, कुछ तो अच्छा करेगा कुछ तो अच्छा करेगा। एंड वो यस दैट इज दैट। बट दूसरा क्या है सर कि वो एक्सपीरियंस लेके वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने आया है। तो दैट्स ऑल्सो क्वाइट अ इम्पोर्टेंट फैक्टर सर। ओके, दैट्स कूल। जो सेकंड पॉइंट आपने बोला ना सर वो भी बड़ा मेक सेंस करता है, नो डाउट। यस कि और इवन या क्योंकि एक्सपोजर जो यहाँ मिलता है नो डाउट वो इंडिया से अलग तो है। जिसने सिर्फ इंडिया में ही अपना करियर स्टार्ट किया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बायस्ड भी होता है काम को लेके। इक्वलिटी ऑफ वर्क की जो हम बात करते हैं वो यहाँ रह के बहुत अच्छे सीखने को मिलती है। आदमी ग्राउंडेड होकर वापस से काम करना स्टार्ट करता है। तो दूसरा पॉइंट आपने बोला था जो ग्रोइंग और डेवलपिंग नेशन है उसके अंदर परफेक्टली मेक सेंस कर रहा है मुझे वो। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि मैं यहाँ किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ तो ऐसा दिमाग में ज़रूर आता है मेरे को कि काश अगर ये इस इंडस्ट्री में मैंने 5 साल 10 साल पहले शुरू किया होता ना तो मैं इसको इस टर्न पे ले जाता या ये ऐसे ले जाता उसको। वो 5-10 साल पहले वो सिचुएशन अब वहाँ उसको लिस्ट मिल जाएगी क्योंकि वो वाली पर्टिकुलर इंडस्ट्री वहाँ ग्रो कर रही होगी। तो उसको अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर खेलने का जो फील्ड है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। और मार्केट कितना बड़ा है सर? मार्केट नो डाउट। आप अभी देख लो कि कहीं भी किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट आता है तो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंडिया स्ट्रांग हो जाता है, मार्केट बेस के ऊपर। अभी मालदीव्स वाला हुआ देख लो, एक सेकंड के अंदर ही कैसे सब कुछ हिल गया पूरा का, क्योंकि मार्केट बेस सारा का सारा इंडिया के अंदर है। और अभी क्या है ना सर कि लोग भी बहुत जागृत हो गई है। लोगों को समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ पे वो करना है। एंड इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। या इवन कनाडा के साथ भी जो हुआ तो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर गिरावट देखो 40 to 50%। अभी तो सर 80 लास्ट मंथ तो मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आया फॉल हुआ। मतलब अभी उनका मिनिस्टर का फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया था कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जो टेंशन चल रही है दोनों देशों के बीच में। एंडलेस टॉक सर चलती रहेंगी। ये था सर आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सर। ये सब आपके साथ बात करनी थी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। सबसे जब मैं अब बिल्कुल ही अंत में लेके जा रहा हूँ सर इस पॉडकास्ट को, अब मैं सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, वो ये कि इमिग्रेशन की खूबसूरती, इसमें भूल जाओ कौन सा देश क्या देश कुछ भी नहीं, आप एज ए इमिग्रेंट जब जाते हो तो उसकी क्या खूबसूरती है, उसमें आप कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती हैं? आप सर एक नई जर्नी शुरू करते हैं और उसको आप एंजॉय करो।
और मेरे हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि इतने सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है कि आप अभी में जियो। यस, प्लानिंग ज़रूरी है, बट क्योंकि आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद माइलस्टोन्स आएंगे, बट जो माइलस्टोन्स आपने अचीव करें उसको भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, ये वापस नहीं आने वाली। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और आपसे मिलके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। काफ़ी रिलेट कर पा रहा था मैं चीज़ों को, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा टाइम यूके में बिताया है। हालांकि आपके कंपैरिजन में बहुत कम बिताया है, बट मैंने बिताया है। बड़ा अच्छा लगा उन सब बातों के लिए। और फिर से आपके साथ किसी अच्छे से टॉपिक पे फिर बात करेंगे। और आज का पॉडकास्ट आपके साथ बहुत ही खूबसूरत रहा, बड़ा लर्निंग रहा। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट विशाल जी के साथ। मुझे पर्सनली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है ये टॉक्स, जो बहुत ज़्यादा टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होती हैं, क्योंकि इनसे हमें अपनी जर्नल लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ हमने कोशिश की थी एक बड़ा ही हेल्दी कंपैरिजन करने की यूके का इमिग्रेशन और कैनेडियन इमिग्रेशन की को लेके। इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं कुछ हाइलाइटर में भी डालूंगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो हर एक इंसान जो किसी भी देश में बाहर जाना चाहता है, इमिग्रेशन करना चाहता है, उसको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर एक भी इंसान की ज़िंदगी इस पॉडकास्ट को देखने से बदल जाती है, तो मेरा इस पॉडकास्ट को बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। अपनी इसी भारी भरकम बातों के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूँ। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।